गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है और इंपॉर्टेंट दिन है आज थर्सडे, इस मंथ का लास्ट थर्सडे। हम तैयारी कर रहे हैं आज मंथली एक्सपायरी की, मार्च वायदा की एक्सपायरी की। और उससे एक दिन पहले आपको याद होगा क्या तगड़ी वीकनेस क्रीपिन हुई हमारे बाजारों में। 0.25% सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में, निफ्टी बैंक में 2.5% से ज्यादा की कमजोरी, थोड़ा सा मूड बिगड़ता हुआ, कुछ सीरियस प्रॉफिट टेकिंग स्क्रीन्स पे नजर आई। एफआईआईज ने भी कैश मार्केट में कल 2000 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है और इसलिए नर्वसनेस जो है वो स्क्रीन्स पे आपको बड़ी ऑब्वियस नजर आएगी। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा था, अब धीरे धीरे हर टिक के साथ दबाव कुछ बढ़ता हुआ 1/3 से आधे % के आसपास के जोन्स पे वीकनेस के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। और एक्सपर्ट्स यही मानते हैं, जिस तरह की वीकनेस और कल इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने ब्रीच करे, शायद टेक्सचर बदल रहा है, शायद उछाल में अब बिकवाली करने के मौके लार्जली एक्सपर्ट्स ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस रहना है और एक्सपायरी के बाद देखेंगे मूड माहौल किस हद तक बदलता है। आज थोड़ा सा कॉशियस, आज वोलेटाइल दिन लग रहा है, उसके लिए हमें ब्रेस अप करना पड़ेगा। निजी ग्लोबली मूड कैसा है? तो ग्लोबली मूड ना मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा, लेकिन रिलेक्टेंसी टाइप की है लोगों के अंदर। रिलेक्टेंसी टू बाय और थोड़ा सा लोगों को लगता है कि अब देखना चाहिए चीज़ें कैसे बदल रही हैं। रिजल्ट सीजन वहाँ भी शुरू होने वाला है, Q1 का बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसकी वजह से मार्केट में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। और उसका विलन वही कोविड है, जो जिसने कल मार्केट को नीचे किया, वही रीजन कल भी वहाँ पे था, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। एस्ट्राजेनेका विवादों में फंसा हुआ है, कई जगहों पे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है उसका, इटली में प्रॉब्लम आ रही है। तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम यूएस में तो बहुत जोरदार तरीके से चल रहा है, क्योंकि उनके यहाँ 70 साल पहले कानून बना था कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आई सबसे पहले हमारे यहाँ होगा, तो इसीलिए वहाँ वैक्सीनेशन बहुत तेज है। अच्छा, वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, सारा डोमेस्टिकली कंज्यूम कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे, वो सारा अपना कंज्यूम कर। तो हमारे भी इसीलिए हमने भी रोका ना, हमने भी रोका। और कई और देशों में प्रॉब्लम आ अब रोका जाके हमने। सो ये एक ऐसी सिनेरियो बन रही है जिससे ग्लोबली प्रॉब्लम आएगी। जैसे इसलिए कल उसने वार्न किया था WHO ने कि बड़े अमीर देश जो लोग हैं, अगर वो नहीं करेंगे ये, तो मुश्किल खड़ी होगी। तो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है और लोग ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि क्या ये जो रिकवरी इतनी शानदार चली थी इकोनॉमी में, इस पर ब्रेक लगेगा क्या, क्योंकि नए नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं कोविड के और ऊपर से वैक्सीनेशन में इससे झंझट खड़े हो रहे हैं जो मैन मेड प्रॉब्लम्स है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इसीलिए कल नैस्डैक में, अच्छा ये एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स है, जिन स्टॉक्स में कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा तेजी आई थी, उन्हीं स्टॉक्स में अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है जहाँ पे कोविड की समस्या खड़ी। यानी IT स्टॉक क्यों ठोक रहे हैं आप, जबकि वो उस दौरान सबसे ज़्यादा वही चले थे, लेकिन अब उन्हीं स्टॉक में पिटाई हो रही है। इससे ये लगता है कि अगर आप थोड़ा सा लंबा चार्ट देखेंगे, थोड़े से लंबे डेटा को देखेंगे पिछले 6-8 महीने के, तो आपको दिखेगा लोग धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। हमारे यहाँ FI डेटा भी यही बताता है। आप एक दिन में देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर आप 20-25 दिन का देखें तो आपको देखिए कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। क्रूड में तेज़ी वो शिप की वजह से हुई जो फंस गई है वहाँ पे, निकल जाएगी तो क्रूड थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन जिस तरीके से क्रूड भाग रहा है, अब मुझे डर ये है कि 7 अप्रैल की बैठक में प्रोडक्शन कट ना आ जाए कहीं। 2 रीज़न है। देखिए, वो लोग कह रहे हैं कि अब कोविड की वजह से भाई सप्लाई ओवर हो रही है, उतनी डिमांड नहीं आ रही है, माहौल बनाया जा रहा है। और माहौल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि सऊदी अरामको को तगड़ा नुकसान हुआ है, तो वो कतई नहीं चाहेंगे कि प्रोडक्शन क्वार्टरली नंबर पे 44% प्रॉफिट गिरा है, कि प्रोडक्शन बढ़ाएं और दाम नीचे आए, वो कतई नहीं चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहाने हैं तरह तरह के, और ये क्रूड जो है ना फिर से एक बार गेम बिगाड़ सकता है, तो उस पर भी नजर रखना पड़ेगा। हालांकि देखते हैं शिप निकल जाती है तो क्रूड कैसे सेटल होता है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है ऐसे में। लेकिन समस्या ये है कि खरीदारी पे फोकस है मेरा पूरा। तो आपने कोई बढ़िया थीम पकड़ ली है। तो ठीक है, थीम तो आपकी बढ़िया चलती है। लार्जली खरीदारी मैं भी कर ही रहा हूं, लेकिन हाँ कुछ सेल से ही शुरुआत कर देता हूं फ्रंट, उसके बाद सारी टीम में बाय के आइडियाज हैं कैश मार्केट के। लार्जली शुरुआत में एक तो टाटा मोटर्स, कल आपने देखा हो किस तरह की सीरियस प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में आ रहा है अब ये स्टॉक। ये वीकनेस लग रहा है कि कंटिन्यू होगी। अब एनीबडी इज गेस कि आज एक्सपायरी के दिन एकदम से हो सकता है कुछ स्ट्रॉन्ग कवरिंग आ जाए, तो वो मुश्किल पोज कर सकती है। तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर्स को अप्रोच करिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ कल का मूवमेंट देखूं, कल की जिस तरह से पोजीशन बिल्डअप हुई है टाटा मोटर्स में, शायद ये वीकनेस और क्रीप इन होनी चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला शायद कंटिन्यू हो, क्योंकि इसके सामने फिर मल्टीपल हेडविंड्स आ जाती हैं। डोमेस्टिक कंपनी जो चैलेंजेस फेस कर रही हैं वो अपनी जगह, इनका यूरोपियन एक्सपोजर भी दिक्कत बना रहा है, जहां पे वेव 3, ये जो नीरज जी कोविड की बात कर रहे हैं, उसका काफी सीरियस इंपैक्ट एक्सपेक्ट करा जा रहा है धंधे पे। तो बहाना बन गया है सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग का, इसीलिए बिकवाली करने के मौके और शायद 285 तक के जोन तक जाता हुआ नजर आए। लाइकवाइज
सीमेंस का स्टॉक स्क्रीन पे आना चाहिए। सीमेंस में क्या हुआ था, अच्छा रीरेट हुआ था, एक अच्छी मजबूती बनी, उसके बाद आपने नोटिस करा होगा एक दायरे में अटकता हुआ नजर आ रहा था ये स्टॉक, कंसोलिडेशन था, टाइट कंसोलिडेशन था, और अब वो ब्रेकडाउन के सिग्नल्स देना शुरू कर रहा है। कल के ट्रेड भी मेरे ख्याल से सीमेंस 2-3% या 2.5% के आसपास के दबाव के साथ फाइनली क्लोज हुआ था, पर लग रहा है इसमें ये जो मुनाफा वसूल है, क्योंकि वर्ड मुनाफा वसूल अंग्रेजी ने वर्ड यूज करा है, बिल्कुल एप्ट है। मुनाफा वसूल यहाँ पे बहुत लाइकली अच्छे मूव के बाद कंटिन्यू हो, 1750 तक के जोन्स तक यहाँ पे अप्रोच करने के मौके। शुरुआत में दो स्टॉक, दो क्या मैं चार बताऊं क्या एक साथ? एक ही थीम है, दो बताते नहीं, थीम अलग अलग है। हाँ, एक थीम ये जोड़ती है कि जैसे कल हमने जीएसपीएल स्टॉक लिया था और हमने आपसे कहा था कि इसमें डिलीवरी बहुत है। देखिए, ईमानदारी की बात है कि बहुत स्ट्रांग खबरें नहीं है इस समय मार्केट में स्टॉक वाइज, तो इसलिए ढूंढने में दिक्कत होती है, तो हम लोग फिर और डेटा की तरफ पहुंच जाते हैं, जो वहां देखेंगे आईएफएल वेल्थ, नारायण हृदयालय और जाइडस वेलनेस में 90% डिलीवरी उतर रही है। ऐसा ही ट्रेंड जीएसपीएल में था जब हमने आपको कल बताया था, और क्या चला था इस कमजोर बाजार में भी। तो आज भी उसी थीम पे हमने इन 3 स्टॉक्स को चुना, जहां पे 89 से लेकर के 92% तक की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक ऊपर की तरफ गए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद कोई डेवलपमेंट है, कोई खरीदारी कर रहा है, तो आपको उस ट्रेंड में बाइंग करी जा सकती है ट्रेडिंग के लिहाज से केवल, क्योंकि जब प्राइस और वॉल्यूम एक साथ इतने बड़े पैमाने पे चल रहे हैं और इतनी अच्छी तेज़ी बन रही है और लोग डिलीवरी बेस्ड बाइंग कर रहे हैं, मुझे लगता है वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए और इस ट्रेंड का फ़ायदा उठाना चाहिए। पेडिग्री वाइज भी तीनों ही स्टॉक बहुत ज़बरदस्त। जाइडस वेलनेस तो हर सेगमेंट में जितने भी इनके प्रोडक्ट हैं 90% मार्केट शेयर ये रखते हैं अभी भी। एलेम्बिक फार्मा में भी वही चीज़ देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। और आईएफएल वेल्थ एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है जहाँ पे इतनी बड़ी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। मुझे लगता है तीनों स्टॉक्स में फोकस किया जा सकता है। अच्छा, बाजार वोलेटाइल है, ऐसे बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी मेंशन करना चाहता हूं जो कंफर्ट दे रहे हैं। वेदांता मिसाल के तौर पे कल क्या हुआ था, मेटल्स में उठाइए, टाटा स्टील, बाकी स्टील कंपनीज, बाकी मेटल स्टॉक्स सब पिट रहे थे, वेदांता फ्लैट था। अब वेदांता के साथ खासियत यह है कि उसका जो ओपन ऑफर इस समय चल रहा है 235 के भाव पे, तो इसीलिए शायद इन लेवल से बहुत ज्यादा सीरियस डाउनसाइड रिस्क नहीं खुलेगा, अदरवाइज ओपन ऑफर की अट्रैक्टिवनेस वैसी दिखेगी, लोग एक्यूमुलेट करना शुरू कर रहे हैं। तो वेदांता अगर मूड सुधरा आज दिन के दौरान सेकेंड हाफ में, तो ये अच्छा मेटल के साथ आउट परफॉर्मेंस दे सकता है, और वैसे भी अंडरलाइंग डाउनसाइड रिस्क ज्यादा नहीं नजर आता इन लेवल्स पे इस समय, इसलिए कंफर्ट दे देता है। तो मेरे लिए इसके लिए वेदांता एक बाय था आज। हाँ, ये भी फैक्ट है कि बहुत ज्यादा मीनिंगफुल अपसाइड नहीं देगा। अगर मेटल दिन के दौरान घूमे तो इसके पीयर सेट ज्यादा तेजी से घूमते हुए नजर आएंगे, पर वो इस समय उस तरह का कंफर्ट नहीं दे रहे जो वेदांता दे रहा है। व्हील्स इंडिया, कल इस स्टॉक को सुबह मेंशन करा था मेरे ख्याल से डिपेंडेबल के तौर पे। डिपेंडेबल था तो ऑब्वियसली कुछ दिन तक टीम में रह के आएगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद रडार पे आया था जब प्रमोटर्स ने, मैंने मेंशन करा था, अच्छी तगड़ी बाइंग करी थी। प्रमोटर एंटिटी ने ऑलमोस्ट 6 लाख शेयर्स खरीदे थे, तब मैंने मेंशन करा था क्या बेहतरीन पेडिग्री है टीवीएस ग्रुप की, क्या बढ़िया बिजनेस है वो व्हील की फोर्जिंग्स बनाने का, हर गाड़ी के लिए जानी जाती है उस पकड़ के लिए। और ये बहुत तगड़ा करेक्शन के साथ ये स्टॉक इस समय खड़ा हुआ है। 1200 पहले के हाई, साल के 600 के हाई, कल का मोमेंटम दिखा रहा था किस तरह का एक्यूमुलेशन हो रहा है। मुझे लगता है कल का इस स्टॉक को आज भी रडार पर रखेंगे। आज फिर ये कल जाते जाते तो 518 तक के जोन्स तक गया था, वहां से वापस कूल ऑफ होता बाजार की गिरावट के साथ। मुझे लगता है 500 तक के जोन्स तक वापस अप्रोच करने के यहाँ पे मौके होंगे। अगली कंपनी एक और बाय कॉल है, किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज। ये भी अच्छी पेडिग्री, किर्लोस्कर जाना माना ग्रुप है, उसका आम साल के हाई 175 ऑड लेवल्स के आसपास के, तो वहां से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसको लेने की वजह, कल अपडेट आया कि जो ई ऑक्शन हुआ था भारत माइंस एंड मिनरल्स का, उसमें ये कंपनी प्रिफर्ड बिडर घोषित करी गई। माइंस का जब बिड होता है, जो सबसे ज्यादा बिड करता है वो जीतता है, तो किर्लोस्कर फेरस उस बिड को जीतता हुआ नजर आया। 50 साल के लिए माइनिंग राइट्स हैं। हाँ, इसमें इस कंपनी ने घोषणा करी कि इसकी माइनिंग शुरू कर दी इसने, पर वो टेम्पररी है, क्योंकि जब तक कि फॉरेस्ट क्लियरेंस का विंडो है। अब वो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए अब आगे के टाइम के लिए वो अपील होगी और उसके बाद वो रिजम्पशन होता हुआ नजर आएगा। पर माइंग जीती, 164 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। अगला स्टॉक नारायण हृदयालय, हमने अगर उस समय नहीं बताया था तो ये भी चौथा स्टॉक था, जहां यहाँ पे भी करीब 91% के आसपास डिलीवरी उतरी है। बाइंग साइड में खरीदारी करके यहाँ पे भी चल सकते हैं। इसके अलावा क्रूड की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, क्रूड में कल एक बहुत सी तेज़ी देखने को मिली। सेलान एक्सप्लोरेशन दिखाइए, मजबूती देखने को मिली, 5-6% ऊपर गया।
ब्रेंट 60 के आसपास आ गया था, जो अब बढ़ के 64 तक पहुंच गया। $4 की तेजी कल के कल बनी है। कारण वही है कि सुएज कैनाल में एक शिप फंस गई है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट रुक गया है। और उस शिप के अंदर तो कैटल भी हैं, गैस भी है, चिप भी है, जानवर भी हैं। वो ह्यूज है, 2 लाख टन माल भरा हुआ है उसमें। अब 2 लाख टन माल को पहले अब एक तरीका ये है कि टग बोट से कर लीजिए, अदरवाइज पहले खाली करिए उसको, उसका वेट कम करिए, लाइट होगा तब उसको खिसकाया जा सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे शिप्स फंस गए हैं। यूरोप और एशिया के बीच का कनेक्शन है वो रुक रहा है, तो क्रूड की सप्लाई जहाँ जा नहीं पा रही, इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की स्थिति खराब हो रही है, तो इसकी वजह से जो तेल में तेज़ी आई ना, उसका फ़ायदा इनको मिलेगा। और तेल की कहानी सिर्फ एक शिप की वजह से नहीं, क्योंकि इस छोटी सी घटना में $5 उछल जाना बड़ी बात लगती है मुझे। तो मुझे लगता है कि क्रूड का फ़ायदा इन कंपनियों को मिलेगा। स्लैग एक्सप्लोरेशन में 138 टाइट साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, डिपेंडेबल आप हो गए ना आपके? हाँ, अभी डिपेंडेबल मेरा बाकी। हाँ, तो मैं डिपेंडेबल आ जाता हूं। ओएनजीसी इसी के साथ जोड़ लीजिए, सेम थ्योरी पे ओएनजीसी है। 115 से काफ़ी गिर के 105 आ गया है, तो अब यहाँ से बाउंस बैक की बिल्कुल तैयारी रखिए, क्योंकि क्रूड में वैसी ही मजबूती बनी रहेगी, तो ओएनजीसी फिर से बाउंस करेगा। तो 115 का जो लक्ष्य है वो हासिल हो सकता है। तो बढ़िया क्रूड प्ले आता हुआ आपकी स्क्रीन्स पर। डिपेंडेबल है। अरे बहुत दिनों से मेंशन कर रहा हूं, जुबिलेंट फूड वर्क्स, कल करेक्शन आया था तो अच्छे तेजी, हर दिन तेजी मिली। कल मार्केट के साथ वो स्टॉक थोड़ा सा गिरा है, तो मुझे लगता है फिर से एंट्री पाने के मौके दे रहा है। और जुबिलेंट फूड वर्क्स में इतने दिन से तो मेंशन कर रहा था क्योंकि खबर थी, और आज एडिशनल खबर आ गई है। इस कंपनी ने मास्टर फ्रेंचाइज एंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट करा है ब्रांड्स इंटरनेशनल के साथ। ब्रांड्स इंटरनेशनल दरअसल पोपाय नाम के रेस्टोरेंट्स चलाती है, यूएस में बहुत जानी मानी कंपनी है। तो अब इसके पास भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के फ्रेंचाइजी राइट्स आ गए। जैसे डोमिनोज के थे वैसे अब इसके आ गए, पोपाय के। तो ये करार हो चुका है। अब ये कंपनी देखिए कैसे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट से अपने आप को, क्योंकि जो QSR था उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट चेन पे वैसे प्रॉफिटेबल एंटिटी होना बड़ा मुश्किल काम है। इन्होंने पिज्जा में स्पेशलाइज करा, कॉस्टिंग कम थी, अच्छे भाव पे बेचा, अच्छे मार्जिन, कैश फ्लो जनरेशन स्ट्रांग हुआ। अब उस पैसे को स्मार्टली यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं? डंकिन डोनट्स के साथ करार करा, कितना सक्सेसफुल हुआ वो अलग कहानी, स्मार्टली कर रहे हैं। लेकिन होंग्स किचन आपको याद होगा, चाइनीज मेन्यू। उसके बाद एकदम मेरे ख्याल से एनसीआर रीजन में 3 यूनिट्स खोल दिए थे, वो बिरयानी के लिए स्पेशलाइज कर रहे थे उसमें। फिर वो यूरोप में तगड़ा एक्विजिशन कर डाला इसी डोमिनोज चेन्स का, जो उस रीजन में ऑपरेट करती थी। उसके बाद इन्होंने क्या करा, बारबेक्यू नेशंस में बहुत स्मार्टली सही भाव पे 252 के लेवल्स पर अच्छा खासा 90-95 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा। वो तो वैसे ही डबल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कंपनी बहुत स्मार्टली अब उस कैश जनरेशन का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। और आप वो मसाले बेचने की बात कर रहे थे, तो मैं वही कल मिस हो गया था, तो मैं बताता हूं। ये कंपनी ऑलरेडी सॉसेज, ग्रेवीज और पेस्ट बेचती है। नाम है शेफ बॉस। वो ब्रांड के साथ अपने अंतर्गत ये काम ऑलरेडी करना शुरू कर चुका है जुबिलेंट फूड वर्क्स। तो ये बहुत स्मार्टली एक फूड सर्विसेज कंपनी के तौर पर डाइवर्सिफाई कर रहा है। मुझे लगता है रडार पे रखना है। खैर आज चलेगा, कितना चलेगा पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे इन लेवल्स पे कंफर्ट आ रहा है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की टेलविंड्स हैं, 2900, 2925 तक के लेवल्स इवेंचुअली शायद आपको स्क्रीन पे देखने को मिले। 3200 के हाई से स्टॉक करेक्ट हुआ था। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के अगले 2 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और बीच के 2 स्टॉक्स जो फ्री हिट और पिंच, उसमें एक तो GSPL कल का रिपीट है और दूसरा HOEC है। देखिए GSPL कल हमने जब आपसे कहा था कि इसमें खरीदारी करिए, कल ये दिन के दौरान बहुत अच्छा इसने कमाई करके दी, बावजूद इसके कि मार्केट पूरा नीचे जा रहा था। तो हो सकता है कोई डेवलपमेंट हो इसमें, मुझे नहीं जानकारी उसकी, लेकिन तेज़ खरीदारी देखने को मिल रही है और डिलीवरी बेस पाएंगे। HOEC क्रूड का प्ले है, इसलिए उसको शामिल किया है। तो ऑयल एंड गैस पे आज ध्यान रखिएगा, यही एक सेक्टर जो चमकता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है दोनों में खरीदारी की जा सकती है। चमकता हुआ दिख रहा है तो चमक वाली कंपनी थंगमाइल ज्वेलरी। तो ज्वेलरी कंपनी रडार पर। साल के हाईज 625 के कुछ करेक्ट होकर कामकाज होता हुआ, लेकिन ये स्टॉक ऑफलेट आपने बड़ा चर्चा में आता हुआ सुना होगा। पहली बार तो खैर इन्होंने ही चर्चा करी थी जब उस टाइम पे कल्याण ज्वेलर्स के IPO की सुगबुगाहट थी, क्या रिलेट हुआ था। और ऑफलेट आपने कई सके इससे रिकमेंडेशंस या इसकी चर्चा सुनी होगी। वो इसीलिए क्योंकि इसका बहुत सीरियस वैल्यूएशन कंफर्ट है, जो कल्याण है या फिर बाकी लिस्टेड पीयर्स भी हैं उससे, इसीलिए रह के रडार पे आ रहा है। थंगमाइल को खरीदने के मौके होंगे मुझे। और ये बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा है, बाजार की वीकनेस से अछूता बस कंसोलिडेट करे चले जा रहा है। अब
टाइम करना बड़ा मुश्किल है कि इवेंचुअली कब वो रेंज को ब्रेकआउट देगा, कब तेजी दिखाएगा। लेकिन कल्याण ज्वेलर के आईपीओ से लिस्टिंग से पहले मुझे लगता है इसको रडार पर रखा जा सकता है। 620 तक के टारगेट्स आज के लिए। सयाजी होटल्स, ये जैसे से जुबिलेंट फूडवर्क्स टीम में रहा है, सयाजी भी रहा है। मैंने कहा था स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करिएगा या फिर थोड़ा सा मुनाफा बांधने के मौके। कल क्या हुआ, एकदम से अचानक प्रेशर आया स्टॉक में और उसके बाद वापस सर्किट पे जाके लॉक हो गया वो प्रेशर। फिर शाम को क्लैरिटी आई मुझे, बल्क डील विंडो में एक प्रमोटर ने शायद दूसरे प्रमोटर को बल्क में माल बेचा, एक ने खरीदा, और जब खरीदा ट्रांजैक्शन कल्मिनेट हुआ, वापस यहां पे बाइंग इमर्ज हो गई। तो रफ पैच हिट कर रहा है, इसीलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। मुझे लगता है अभी भी खरीदारी करने के मौके। और कल मैंने मैनेजमेंट से क्लैरिटी ले ली। कई लोग कहते हैं सयाजी होटल नहीं, प्रमोटर नहीं रहा, सब बेच दिया है। प्रमोटर, और ये प्रमोटर भी इस आईपीओ में कुछ स्टेक ऑफलोड कर रहा है। ध्यान रखिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आखिरी के 2 स्टॉक्स और हम दोनों की टीम्स के क्विक रैप अप्स। गेल में खरीदारी का मौका हो सकता है क्योंकि एक लंबे समय से इसने कंसोलिडेट किया है, और चूंकि ऑयल एंड गैस पे मैं फोकस कर रहा हूँ तो गैस भी एक बड़ा प्ले है। और गेल को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 145 तक गया था, मुझे ध्यान है। उसके बाद कंसोलिडेट किया, फिर थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन अब मुझे लगता है इसमें फिर से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे ये स्टॉक खड़ा हुआ है। तो 134 का ट्रेडिंग टारगेट लेते हुए गेल में खरीदारी करें। और कंट्रेरी टाटा स्टील में बेचने की सलाह है। देखिए, कमोडिटी का बुल रन है, इसमें कोई शक नहीं, फंडामेंटली बहुत मजबूत है, कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग और अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो जो स्टील के प्राइसेस थे यूनिट में 57-58 रुपये किलो तक गए थे, अब वो गिर के 52-53 रुपये किलो पे हैं। तो ये जो छोटे छोटे करेक्शंस आते हैं, जिगजैग बनता है चार्ट पे, उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग होती है कहीं कहीं बीच में। और यूरोप में जो इस समय दिक्कत चल रही है, उसका भी इम्पैक्ट इसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। 680-85 के टारगेट लेते हुए शॉर्ट किया जा सकता है। ओके, 2 और स्टॉक्स लास्ट के, दोनों बाय कॉल्स। अच्छा, मैंने वेदांता में कहा था जब मेटल्स कल पिट रहे थे, वेदांता नहीं गिर रहा था क्योंकि वो बायबैक का सपोर्ट है, तो ज्यादा मीनिंगफुल करेक्शन आ नहीं पा रहा है। तो आउट परफॉर्मेंस आया तो मेटल्स में वेदांता फिर शायद आउट परफॉर्म करे, पर बहुत ज्यादा मीनिंगफुल अपसाइड ना हो रहा है। ऐसी नवभारत वेंचर्स, देखिए क्या हो रहा है, बढ़िया कंसोलिडेशन में। और इसमें क्या हो रहा है, प्रमोटर्स कंपनी बायबैक कर रही है। 150 करोड़ रुपए का बायबैक है, अधिकतम 100 रुपए के भाव पे। तो करेक्शन आ नहीं रहा है स्टॉक में। कल भी क्या होता, जब बाजार गिर रहा था, कंपनी ने 14 लाख शेयर्स बायबैक कर लिए, तो फ्लैट बंद हुआ था। और ये कंसोलिडेशन आज की कहानी नहीं है, रोज आप देखेंगे अपडेट एक्सचेंजेस पे, ये रोज तगड़ा बायबैक इस कंपनी कंटिन्यू होता हुआ, डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है और बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद इवेंचुअली चलना चाहिए। टाइम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है आज भी 72-73 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करिएगा। और श्रीकालाहस्ती पाइप्स, इस स्टॉक को बहुत दिनों बाद इसीलिए मेंशन कर रहा हूं सिर्फ क्योंकि कल प्रमोटर एंटिटी ने घोषणा करी कि उन्होंने गिरवी रखे शेयर्स छुड़वाए। 1,90,00,000 शेयर्स रिलीज हो गए। तो एक बड़ा ओवरहैंग छटता हुआ, ये स्टॉक के साल के हाई 225 रुपए के आसपास थे, इसीलिए मेंशन। अच्छा मूव दिखाना चाहिए। और ये पिछले कुछ दिनों से प्रमोटर प्लेज रिलीज की खबरें दे रहा हूँ, ये सब यस बैंक के पास प्लेज थे, मतलब पैसा यस बैंक के पास आ रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, देखना पड़ेगा। लेकिन 10 की टीम मेरी आप लोग की स्क्रीन पर, 2 सेल हैं आज, बाकी सारे बाय। और देखिए, हम लोगों ने कल जुबिलेंट फूड पे हमने कहा था कि लेना चाहिए। देखिए, खबर भी आ गई कि एक नई फ्रेंचाइजी इनके लिए आ रही है। अदरवाइज ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, और मैं तो कल आइडिया दे रहा था मसाला बेचने में भी उतरना चाहिए इनको। सुन लिया होगा शायद उन्होंने। सुन लिया उन्होंने। पहले पोपाई खरीद लेते हैं, फिर मसाला बेचेंगे। तो इस स्टॉक पे ध्यान रखिए। आज तो डेफिनेटली खबर है, तो उसमें अच्छा मोमेंटम आना चाहिए। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। जितनी बार ओएनजीसी आता है, कहता हूँ इसी को फोकस में रखें। ओएनजीसी रडार पर रखिएगा, मुझे लगता है अभी भी अट्रैक्टिव प्ले है। और कच्चा तेल अगर वाकई एनर्जी से कह रहे हैं मीनिंगफुल अपसाइड दिखाने वाला है, तो ओएनजीसी से बेहतर प्ले नहीं हो सकता उस कच्चे तेल की तेजी उखेलने का प्रॉक्सी। ओके, मेरी 10 की टीम आप लोग की स्क्रीन पर आएगी। लार्जली बायस पे फोकस, लेकिन शुरुआती 2 सेल थे। एक तो टाटा मोटर्स, कल बड़ा तगड़ा करेक्शन स्टॉक ने देखना शुरू करा है, मुनाफा वसूली हावी होती हुई, बहुत लाइकली है प्रेशर आज भी एक्सटेंड होता हुआ नजर आए। बस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, आज एक्सपायरी का दिन है, मार्केट्स बहुत वोलेटाइल होंगे। सीमेंस लाइकवाइज बढ़िया मूव, उसके बाद गजब का कंसोलिडेशन, और कल फिर अब वो लग रहा है कंसोलिडेशन की रेंज से टूटने की तैयारी कर रहा है, शायद प्रॉफिट टेकिंग की गिरफ्त में आ सकता है, इसीलिए बिकवाली करने का कॉल। वेदांता मेटल्स अगर आउट परफॉर्म करे आज दिन के दौरान,
तो ये स्टॉक भी अच्छा कर सकता है, लेकिन इसमें डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्टेड है उस बायबैक के चलते, तो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल करेक्शन नहीं आ रहा, तो एक कंफर्ट दे रहा उस मेटल के प्ले को खेलने के लिए। व्हील्स इंडिया कल का डिपेंडेबल टीवीएस ग्रुप की कंपनी, बेहतरीन धंधा, प्रमोटर्स खरीदारी कर रहे हैं और कल क्या मूव आना शुरू हुआ है, सबके रडार पे आ रहा है ये स्टॉक। मुझे लगता है कल वीकनेस के चलते थोड़ा सा करेक्शन आ गया ऊपरी स्तरों से, ये स्टॉक आज भी रडार पे रखेंगे। किर्लोस्कर फेरस, क्योंकि इन्होंने 50 साल के लिए एक माइनिंग लाइसेंस जीत लिया है। डिपेंडेबल के तौर पर जुबिलेंट फूडवर्क्स पिछले 3-4 इस हफ्ते लाजली हर दिन रहा है टीम में अलग अलग स्पॉट पे, और डिपेंडेबल इसीलिए क्योंकि वो इम्पेंडिंग आईपीओ जो चल रहा है वो तो अपनी कहानी, और एक और एक्विजिशन करती हुई, एक और डील करती हुई, करार करती हुई पोपाय को हिंदुस्तान लेकर आ रहे हैं। फ्रीट के तौर पे मैंने मेंशन करा था थंगमाइल ज्वेलरी, और कंफर्ट आ रहा है वैल्यूएशन को लेकर। कल्याण ज्वेलर्स की लिस्टिंग की तैयारी हो रही है, मुझे लगता है स्टॉक रडार पे आएगा, ये भी बढ़िया कंसोलिडेशन रेंज में है। सयाजी होटल्स रोज मेंशन कर रहा हूं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। किसी भी दिन अब मुझे लगता है अब इसके 1-2 दिन बाद मुझे लगता नहीं, इसके बाद स्टॉक पे वापस फोकस आएगा। लेकिन हाँ, सयाजी होटल्स अभी अच्छा मोमेंटम दे रहा है, 3-4 दिन से आप उस मोमेंटम को हमारे साथ राइड कर रहे हैं। पहले दिन से पिकअप करा था हमने और हर दिन तेजी है, इसलिए इसको मेंटेन करेंगे। पावर प्लेज में आखिरी के 2 स्टॉक जो आएंगे उसमें श्रीकालास्ती पाइप्स 1,90,00,000 गिरवी रख के शेयर्स रिलीज होते हुए, और नवभारत वेंचर्स क्योंकि जो बायबैक चल रहा है उसके चलते स्टॉक गिर नहीं रहा है और अच्छा कंसोलिडेशन रेंज में आ रहा है। कल भी 14-15 लाख शेयर्स कंपनी ने खरीद डाले, तो कंफर्ट डाउनसाइड रिस्क नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, खरीदारी करने के शायद मौके हो सकते हैं। चलिए टीम पे नजर डालिए, खरीदारी पे पूरा फोकस है और शुरुआत वाले वो शेयर्स हैं जहां पे लगातार बहुत सारी लोग खरीदारी कर रहे हैं। आईएफएल वेल्थ, नारायण हृदयालय, इसके अलावा जाइडस वेलनेस, एलेम्बिक फार्मा, ये सब वो स्टॉक है जहाँ पे 90-92% तक की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। तो जैसा कि कल जीएसपीएल भी उसी में से एक था जिसको आज रिपीट किया है, और मुझे लगता है इसमें तेज़ी बनेगी। इसके अलावा क्रूड का प्ले जिसमें ओएनजीसी है, सेलान एक्सप्लोरेशन, एचओईसी है, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जहाँ पे एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि क्रूड में एक जो जंप आया है ये आगे जाते हुए, चूँकि 7 अप्रैल को बैठक है जहाँ पे फैसला बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो मुझे लगता है तब तक के लिए एक प्ले बनता है यहाँ पे, तो खरीदारी करके चलना चाहिए। और टाटा स्टील में सेल कॉल है, क्योंकि स्टील में थोड़ी सी प्राइस में नरमी आती हुई दिख रही है, तो शायद इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो यूरोप और अमेरिका तमाम जगहों में पैंडेमिक का एक नया 2nd-3rd वेव शुरू हो रहा है, वो थोड़ा सा डिमांड को सप्रेस करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे एक सेल कॉल होगी, तो एकमात्र सेल है यहाँ बेच के चलना चाहिए।